दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कल कल मैं अपने मित्र शीतल पी सिंह के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों के बीच में चल रही उस चर्चा और हो रहे बन रहे उस उफान का ज़िक्र कर रहा था। इससे स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ दें और योगी आदित्यनाथ को उस गद्दी पर बैठा दें। और जब आप ये वीडियो सुन रहे थे हमारा, उसको पसंद कर रहे थे, लाखों लोगों ने इस वीडियो को सुना है। उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में खड़े होकर एक बयान दे रहे थे। उस बयान को सुनते ही मुझे तो साफ तौर पर लगा, और आप जब उस बयान को सुनेंगे तो आपको भी साफ तौर पर लगेगा कि गोरखपुर ने दिल्ली पर हमला बोल दिया है। गोरखपुर ने दिल्ली पर हमला बोल दिया है। गोरखपुर क्या है? योगी आदित्यनाथ की राजनीति का मुख्यालय है। दिल्ली क्या है? मोदी और शाह का मुख्यालय है। दिक्कत यह है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, लेकिन वो सरकार मोदी की कमजोर कड़ी बन गई है। अक्षम सरकार, अक्षम मुख्यमंत्री, इस सरकार की नाकामियां उसके चेहरे पर लिखी हुई हैं। ये अपने बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी विकास के बड़े-बड़े कामों पर जो धन इसने आवंटित किया था, उसका 50% भी ये खर्च नहीं कर पाई और पर्यावरण की समस्या का भी कोई समाधान नहीं कर पाई। दिल्ली लगातार गैस चैम्बर बनी रही है। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर ने मोदी और शाह की इस दिल्ली के ऊपर इसी मुद्दे का सहारा लेकर हमला बोला है। अब योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य सुन लीजिए हूबहू उनके शब्दों में। फिर मैं करता हूं समीक्षा कि ये वक्तव्य किस तरीके से पर्यावरण की किसी चिंता से प्रेरित नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से एक राजनीतिक वक्तव्य है, जो योगी आदित्यनाथ को उस मुद्रा में पेश करता है कि वे अब नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी हैं और समय आ गया है कि नरेंद्र मोदी को उनके लिए रास्ता साफ कर देना चाहिए। अब आप योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य सुनिए। 14 फरवरी को गोरखपुर के जंगल कौड़िया ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी का जो दफ्तर होता है, उस दफ्तर का पुनर्निर्माण हुआ था। उसके पुनर्निर्माण के अवसर पर उपस्थित जनसमूह के सामने बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह वक्तव्य दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मैं उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूं, देख लो ना दिल्ली में क्या घुटन भरी जिंदगी हो गई है। देख लो ना दिल्ली में क्या घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे कि गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टरों में डॉक्टरों को, बुजुर्गों को, बीमारों को, बच्चों को कहना पड़ता है कि आप बाहर मत निकलिए। कितनी खराब स्थिति है। आप गोरखपुर को देखिए, कितना शानदार विकास हो रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दम घोंटू माहौल नहीं। जहां मर्जी हो घूमते रहिए, क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा। धरती धरती माता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो धरती माता भी उसी प्रकार आशीर्वाद देगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि योगी जी का यह वक्तव्य पूरी तरीके से एक राजनीतिक वक्तव्य है, क्योंकि इस वक्त तक आप दिल्ली के पर्यावरण की स्थिति देखें तो पर्यावरण की स्थिति दिल्ली की तो खराब रहती ही है, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है जैसी पहले थी। पर्यावरण की स्थिति दिल्ली में पिछले दिनों थोड़ी सी मौसम के बदलने से सुधरी है। थोड़ा पानी बरसा है, थोड़ी हवा ज्यादा चलनी शुरू हुई है, इसकी वजह से ये स्थिति सुधरी है। अगर आप केवल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों को देखें, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा किस तरह योगी जी ने दिल्ली की पर्यावरण की स्थिति को इस्तेमाल करते हुए, एक स्पिन देते हुए उसे अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। इस समय दिल्ली में 210 से 240 के बीच में एक्यूआई इंडेक्स है। इसे खराब से लेकर बहुत खराब की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन ये गैस चैम्बर वाली स्थिति नहीं है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। लखनऊ में क्या स्थिति है? लखनऊ में पर्यावरण
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हिसाब से लखनऊ में 110 से 180 के बीच में एक्यूआई है। यानी इसे भी पुअर और अनहेल्दी की बीच की श्रेणी में रखा जाएगा। गोरखपुर में क्या स्थिति है? गोरखपुर में इस वक़्त पर्यावरण 120 से 150 के बीच में है। एक्यूआई 120 से 150 के बीच में है और ऐसे कई जगह हैं गोरखपुर में, जहाँ पर एक्यूआई 214 से 292 के बीच में है। यानी ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि गोरखपुर से लखनऊ तक उत्तर प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से एक सुरक्षित जगह है। उत्तर प्रदेश में भी पर्यावरण पूरी तरीके से स्वास्थ्य खराब करने लायक एक्यूआई वहां मौजूद है। योगी आदित्यनाथ इस पूरे मसले को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई दमघोंटू माहौल माहौल नहीं है, कोई पर्यावरण संबंधी समस्या नहीं है। वो विकास भी कर रहे हैं, साथ में पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है और धरती माता की सेवा वो कर रहे हैं, धरती माता के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं और धरती माता बदले में उन्हें आशीर्वाद दे रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, उस वक़्त केजरीवाल सरकार की आलोचना करते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दिलचस्प वक्तव्य दिया था। कहने के लिए वो केजरीवाल सरकार के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन उनका वक्तव्य क्या था? उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था की आलोचना की थी और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से उसकी तुलना की थी। उत्तर प्रदेश में हम ऑपरेशन लंगड़ा चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम बुलडोज़र न्याय चला रहे हैं। हमारी कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब स्थिति है। अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें पता है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं रहती। लेकिन उन्होंने उस वक़्त, चुनाव के वक़्त दिल्ली की कानून व्यवस्था का मसला उठा दिया और सीधे-सीधे इसके बहाने उन्होंने अमित शाह के ऊपर चोट की। ये बात पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार का जो तर्क है, उसके पक्ष में जाती थी। केजरीवाल ने इसके लिए योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया था। यानी उस वक़्त भी ये दिल्ली में अमित शाह द्वारा नियंत्रित कानून व्यवस्था की स्थिति को योगी सरकार की एक कमज़ोर कड़ी के रूप में देख रहे थे। हम जानते हैं दुनिया के सभी रणनीतिकार कमज़ोर कड़ी के ऊपर हमला करते हैं, कमज़ोर कड़ी पे चोट करते हैं। और इस वक़्त क्या स्थिति है? इस वक़्त तो स्थिति है कि न केवल दिल्ली सरकार की कमज़ोर कड़ी योगी आदित्यनाथ के लिए उपलब्ध है चोट करने के लिए, बल्कि वो ये भी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार चौतरफा घिरी हुई है। हम लोग 2 दिन से लगातार इनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं और उन पहलुओं को बता रहे हैं जिनके कारण मोदी की सरकार फँसी हुई है और मोदी उन प्रश्नों के ऊपर जहाँ वो फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक शब्द भी बोल नहीं पा रहे हैं। वो चुप हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से तिकड़म करके, कुछ स्पिन डॉक्टरी करके, इधर-उधर की कुछ बातें करके और पूरी तरीके से बहस को भटकाया जा सके। मुझे साफ तौर पे दिखता है कि योगी आदित्यनाथ कम से कम उस समय से जब उन्होंने कुंभ का आयोजन किया और कुंभ के आयोजन को वो एक मॉडल की तरह अपनी व्य अप कि किस हद किस कित कितने ऊँचे दर्जे की व्यवस्था, कितने ऊँचे दर्जे का वो बंदोबस्त कर सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, उसको मॉडल के तौर पर पेश करना चाहते थे। यह तो उनका दुर्भाग्य था कि वहाँ भगदड़ मच गई और जो वीआईपी व्यवस्था उन्होंने की थी, वीआईपी व्यवस्था का दुष्परिणाम था कि भगदड़ मच गई, इससे उनकी पूरी दावेदारी कलंकित हो गई, दागदार हो गई। लेकिन अगर आप उनकी इस विफलता को उनकी उनकी रणनीति उनकी रणनीति के तौर पर देखें और ये इस बात को समझने की कोशिश करें कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से कदम-ब-कदम अपने आप को दिल्ली के मुकाबले एक दावेदार के तौर पर, अमित शाह के मुकाबले एक दावेदार के तौर पर पेश करते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सूचना विभाग का जो प्रचार बजट है, वो 500 से साढ़े 500 करोड़ रुपए के बीच में है। इसमें से 350 से 450 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च होते हैं। टीवी विज्ञापनों को जाते हैं, अखबारी विज्ञापनों को जाते हैं। इन विज्ञापनों में लगातार इस बात का इस बात का एहसास दिलाया जाता है, जानकारियाँ दी जाती हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पे विकास हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा है, कितना स्वस्थ विकास है, कानून व्यवस्था की स्थिति पे पूरी तरीके से नियंत्रण है और सभी तरह के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। जल्दी ही उत्तर प्रदेश बहुत बड़े औद्योगिक हब में
बदलने वाला है, जिससे एक बड़ी संख्या बताई जाती है कि इतने रोजगार मिलेंगे। और इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ये दिखाना चाहते हैं कि वो केवल बुलडोजर बाबा नहीं है, वो केवल ऑपरेशन लंगड़ा चलाने वाले एक आक्रामक मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो विकास पुरुष भी हैं। वो जानते हैं कि जब तक वो विकास पुरुष के रूप में अपनी छवि स्थापित नहीं करेंगे, तब तक नरेंद्र मोदी की जगह लेने के लिए उनकी दावेदारी हमेशा कमजोर रहेगी। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन में, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका जो राजनीतिक जीवन है, वो सबसे ज्यादा कमजोर क्षण था जब लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। अब ये एक पूरी राजनीति की विडंबना है। इस विडंबना को समझने की कोशिश कीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हराने में जिन दो ताकतों का हाथ था, उनमें एक थे योगी आदित्यनाथ और दूसरा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन दोनों की जुगलबंदी एक खास तरीके से हो रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों को निष्क्रिय बना दिया था और योगी आदित्यनाथ ने जिला स्तर की जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जिसके शीर्ष पर कलेक्टर होता है, उससे कह दिया था कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भाजपा को जिताने के लिए कोई हेराफेरी करने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी के साथ अपना काम कीजिए। इतना कहना ही पर्याप्त था। इतना कहना ही पर्याप्त था और भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावनाएं लगातार घटती चली गई थी और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की निष्क्रियता की भूमिका थी। इसका मैं आपके सामने जिक्र कर ही चुका हूं। अपने इसी कमजोर क्षण के बाद योगी आदित्यनाथ ने वापसी शुरू की एक नारा देकर। वो नारा क्या था? बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो ये नारा वो घुमा फिरा के अभी भी लगातार देते ही रहते हैं और ये नारा इतना प्रभावशाली था, खासतौर से हिंदुत्ववादी शक्तियों के लिए, कि इस नारे का इस्तेमाल एक बार नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कर दिया। एक बार उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे याद है। उसके बाद मेरे ख्याल से उन्हें लगा कि शायद इस नारे का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये उस व्यक्ति का दिया हुआ नारा है जो उन्हें गद्दी से हटाकर उनकी जगह लेना चाहता है और उसके बाद उन्होंने इस नारे का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। योगी आदित्यनाथ लगातार इस नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ इस नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका बुलडोजर न्याय भी चल रहा है, तीसरी तरफ वो ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी कराए हुए हैं। अदालतें कुछ भी उसके ऊपर कहती रहें, कोई भी उनकी 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 आलोचनाएं, निंदा होती रहे, इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुसलमानों के खिलाफ अपना नफरती अभियान भी लगातार चला रहे हैं और साथ में गोरखपुर में खड़े होकर वो दिल्ली के मुकाबले गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश का मॉडल भी पेश कर रहे हैं। धीरे धीरे करके अपने उस कमजोर क्षण से आगे बढ़कर योगी आदित्यनाथ को यह विश्वास हो चला है कि मोदी और शाह उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा पाएंगे। जितना उनका यह विश्वास मजबूत होता जाता है, उतना ही वो और सुरक्षित महसूस करते जा रहे हैं और उस सुरक्षा के मुकाम से खड़े होकर उन्हें लगता है कि अब वो अपना अटैक लॉन्च कर सकते हैं। गोरखपुर ने इसीलिए दिल्ली के ऊपर ये हमला बोला है। ये पर्यावरण का सवाल नहीं है, ये स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक हमला है। इस वक्त योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि वो सुरक्षित होकर अपनी बाण वर्षा कर सकते हैं दिल्ली के ऊपर, क्योंकि उनका दुश्मन इस वक्त इस हालत में नहीं है कि उनके ऊपर पलटवार कर सके। दुश्मन फंसा हुआ है, हम सब जानते हैं। हम दो दिन से चर्चा कर रहे हैं कि दुश्मन के एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, आगे नाली है और पीछे नाला है। वो किधर भी हिलेगा, उसको उसका गिरना तय है, उसको चोट लगना तय है। बहस केवल इस बात पे हो सकती है कि उसको नुकसान कितना होगा, चोट कितनी लगेगी। कई तरह की तिकड़ में हो रही हैं, जिसको हम कुआं और खाई कह रहे हैं, आप उसे समझ लीजिए। एक तरफ यूजीसी की इक्विटी नियमावली है, जिसकी वजह से बीजेपी के कोर वोटरों में मोदी के प्रति पहली बार एक दुर्भावना दिखाई पड़ी है। वे मान रहे हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे वोट लिए, सत्ता प्राप्त की, प्रधानमंत्री बना, लेकिन हमारे साथ छल किया। इसीलिए वो भाजपा के भीतरी दायरों में, हिंदुत्व की दुनिया के भीतरी दायरों में मोदी के विकल्प की तलाश करने लगे हैं। साधारण लोग जो कि जनरल कैटेगरी के हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे निष्ठावान है। वो भाजपा के प्रति उनके मन में दुर्भावना नहीं है, वो भाजपा के अलावा कोई राहुल गांधी की तरफ नहीं सोच रहे हैं इसलिए कि हम राहुल गांधी को वोट देने के बारे में सोचने लगे हैं या किसी और पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी भी भाजपा को अपनी पार्टी मानते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि भाजपा का नेतृत्व, भाजपा की सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से ले लिया जाना चाहिए और वो किसी भी कीमत पर अमित शाह को नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में देखने के लिए भी तैयार नहीं है। वे नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। आप सामान्य लोगों से मिलिए, आप ट्रेन में बात कीजिए, आप बसों में बात कीजिए, आप टैक्सियों में बात कीजिए, कहीं 5 लोग बैठे हों, चाय पी रहे हों, आप उनके बीच में बात कीजिए, ज़रूर घूम फिर कर यही बात आपके सामने आ जाएगी। तो यूजीसी की इक्विटी नियमावली का ये कमाल है कि इसने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के हाथ बाँध दिए हैं। नरेंद्र मोदी कई चक्करों में फँसे हुए हैं। वो हरदीप पुरी और एप्स्टीन फाइलों के चक्कर में फँसे हुए हैं। वो जनरल नरवणे की किताब से उनकी चीन नीति के ऊपर जो बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है वो उसमें फँसे हुए हैं। वो डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें बुरी तरीके से फाँसा हुआ है। वो भारत-अमेरिका वाणिज्य जो समझौता होने वाला है, उस समझौते से निकलने वाला जो किसान आंदोलन है, उस किसान आंदोलन के अंदेशों के बीच फँसे हुए हैं। इसीलिए इतनी समस्याएँ होते हुए भी नरेंद्र मोदी ने इनमें से किसी विषय पर अपना मुँह नहीं खोला है। पूरा देश इंतज़ार कर रहा है, कब नरेंद्र मोदी इन समस्याओं के ऊपर कुछ बोलेंगे। और जब नरेंद्र मोदी चारों तरफ से फँसे हुए हैं, ठीक उसी वक़्त तब यानी कि जब लोहा गर्म है, तब योगी आदित्यनाथ ने अपना गढ़ गोरखपुर में खड़े होकर दिल्ली पर हमला बोला है। दिल्ली नरेंद्र मोदी की कमज़ोर कड़ी है और हर अच्छा रणनीति जब हमला बोलता है, तो पहली चोट कमज़ोर कड़ी के ऊपर ही करता है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझाव पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे, तो आप मेरे वीडियो को बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।